अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले टर्म्स क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिड्स को देखेंगे कि इनके दरमियान में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्रोमेटिन मटेरियल को। याद रखिएगा, क्रोमेटिन मटेरियल हो, क्रोमोसोम्स हो या फिर क्रोमेटिड्स हो, ये तीनों के तीनों डीएनए से मिलकर बने होते हैं और इनके तीनों के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। अब जब सेल इंटरफेस स्टेज में होता है, जिसके लिए एक और भी टर्म यूज होती है, रेस्टिंग फेज, यानी कि इंटरफेस को ही रेस्टिंग फेज कहा जाता है। इस फेज में क्या होता है, इसमें किसी टाइप की कोई डिवीजन नहीं हो रही थी, इसीलिए इंटरफेस को रेस्टिंग फेज कहा जाता है, क्योंकि इसमें सेल डिवाइड नहीं करता, किसी टाइप की कोई सेल डिवीजन नहीं होती। बट डजंट मीन के सेल जो है वो बिल्कुल ही आराम से बैठ के उसने कोई काम नहीं करना। सेल के अंदर याद रखिएगा, रेस्टिंग फेज में जिसे इंटरफेस कहा जाता है, उसमें सेल डिवाइड नहीं करता, लेकिन उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हाई होती हैं, पीक पर होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती है। इस फॉर्म में, इस स्टेज में, इंटरफेस में, अगर हम लोग जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए को देखें, तो वो लूजली कॉइल्ड डीएनए की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये जिस तरह से आप डायग्राम में देख रहे हैं, इस तरह से प्रेजेंट होता है, गुच्छे की सूरत में प्रेजेंट होता है। जैसे पतंग को उड़ाने वाला मांझा होता है, जिसे ढोल भी कहा जाता है, उस फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए टर्म यूज होती है, ये जो गुच्छा गुच्छा होता है डीएनए का, इसके लिए टर्म यूज होती है क्रोमेटिन मटेरियल या फिर क्रोमेटिन नेटवर्क। इसे कहा जाता है, इस फॉर्म में जब डीएनए प्रेजेंट होता है, लूजली कॉइल्ड डीएनए, इसको बोला जाता है क्रोमेटिन मटेरियल। इसका क्या काम है, ये हेल्प करता है एक लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट डीएनए कंटेंट को, जेनेटिक मटेरियल को, एक छोटी सी स्पेस में, न्यूक्लियस में ऑर्गेनाइज होने में, पैक होने में, एक छोटी सी जगह के अंदर फिट होने में जेनेटिक मटेरियल को, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल बहुत ज्यादा, ये बहुत लंबा धागा होता है डीएनए का, इसको एक छोटी सी जगह में पैक होने में हेल्प करता है। ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, ये इस तरह का, ये जो गुच्छा सा है, ये है क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन नेटवर्क भी इसको कहा जाता है। लेकिन जैसे ही सेल डिसाइड करता है कि मैंने डिवाइड करना है, तो फिर क्या होता है कि इंटरफेस की सबसे पहली स्टेज आती है, एक फेस आता है जिसको बोला जाता है G1 फेज। G1 फेज में ये जो धागा सा है, लूजली कॉइल्ड डीएनए है, ये खुद को कंडेंस करना शुरू कर देता है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में आता है, और कॉम्पैक्ट फॉर्म में आके ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, एक डंडे की तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, एक स्टैंड बनाता है। ये जो आपको स्टैंड नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिड्स, और इसी के लिए क्रोमोसोम्स की भी टर्म यूज होती है। इसके अंदर एक सेंट्रोमियर है। अब इसको क्रोमोसोम क्यों कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ये जो स्टैंड है ये क्रोमेटिड है, एक स्टैंड एक क्रोमेटिड है, और इसी के लिए इसको, यही क्रोमोसोम है। इसके दरमियान में एक सेंट्रोमियर होता है, जिसके जरिए क्रोमोसोम के जो दो आर्म्स हैं, क्रोमोसोम्स के दो आर्म्स होते हैं, एक ऊपर वाला आर्म, एक नीचे वाला आर्म, यानी कि एक लॉन्ग आर्म होता है, एक शॉर्ट आर्म होता है। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को एक अलग से सेक्शन के अंदर, एक अलग से लेक्चर के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, एक क्रोमोसोम्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रोमियर होता है। ठीक है। G1 फेस में क्या होता है, ये इसको यहाँ से पॉइंट को जरा ध्यान से समझे। एक सिंगल क्रोमोसोम विद सिंगल क्रोमेटिड, ये एक क्रोमोसोम है और इसके अंदर एक ही क्रोमेटिड है। किस तरह से पता चलता है कि एक क्रोमोसोम है, क्योंकि एक क्रोमोसोम्स के अंदर एक ही सेंट्रोमियर होता है। सिंगल क्रोमोसोम विद सिंगल क्रोमेटिड इन G1 फेज। अब जैसे ही एस फेज आती है, तो एस फेज में क्या होता है, जो डीएनए है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट का मतलब ये है, रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि जो क्रोमोसोम है, वो जो डीएनए है, वो बिल्कुल अपनी ही जैसी एक रेप्लिका बनाता है, अपनी कॉपी बनाता है, अपने जो कंटेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन होता है, उसको, उसकी डुप्लीकेशन कर देता है, उसको हाई कर देता है। तो एस फेज में क्या होता है, एस फेज के बाद ये बिल्कुल जो क्रोमोसोम है, इसने क्या करना है, अपने यहाँ पर रेप्लिका बना ली, इस तरह से अपनी रेप्लिकेशन, इसने रेप्लिकेशन की, अपने ही जैसी एक और क्रोमेटिड को बना लिया एस फेज के बाद जब रेप्लिकेट करता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, वो ये समझते हैं कि ये सिंगल क्रोमोसोम है, ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम विद सिंगल क्रोमेटिड। लेकिन इसमें क्या है, ये वाली जो सी है, ये जो नंबर 2 मैं इसको दे देती हूँ, इसको वो समझते हैं कि ये दो क्रोमोसोम्स हो गए, या तो वो इसको दो क्रोमोसोम समझने लग जाते हैं, या फिर वो समझते हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। याद रखिएगा, ना तो ये
दो क्रोमोसोम्स है और ना ही ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये क्या है? सिंगल क्रोमोसोम्स विद डबल अमाउंट ऑफ क्रोमेटिड्स या सिंगल क्रोमोसोम विद डबल अमाउंट ऑफ डीएनए। यहाँ पे क्रोमोसोम एक है लेकिन जो क्रोमेटिड्स हैं वो दो हैं। एक ये वाला क्रोमेटिड, एक ये वाला क्रोमेटिड। इसको हम लोग सिंगल क्रोमोसोम्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर सेंट्रोमियर एक है। ये दोनों एक ही सेंट्रोमियर के साथ अटैच हैं, ये सेंट्रोमियर अलग अलग नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। फिर आ जाती है हमारे पास एस फेज। आफ्टर एस फेज ये वाली फॉर्म आ जाती है। एस फेज में भी वो इस फॉर्म में होते हैं, G2 में भी इसी में रहेंगे। फिर उसके बाद एम फेज की प्रो फेज स्टार्ट हो जाती है, मेटा फेज स्टार्ट हो जाती है, ये इसी फॉर्म में होते हैं। G2 फेज में, प्रो फेज में, मेटा फेज में आपको जो क्रोमोसोम्स हैं वो इसी तरह देखने को मिलता है। सिंगल क्रोमोसोम्स विद डबल क्रोमेटिड्स या फिर सिंगल क्रोमोसोम विद डबल अमाउंट ऑफ डीएनए। यहाँ पर क्रोमेटिड्स का नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ है। एक क्रोमोसोम सिंगल क्रोमोसोम में उसके साथ दो क्रोमेटिड्स आ गए। यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज नहीं हुआ। यहाँ पर याद रखिएगा क्रोमोसोम्स का नंबर इंक्रीज नहीं हुआ। क्रोमोसोम अभी भी एक ही है लेकिन क्रोमेटिड्स दो हैं। क्यों? ये दोनों क्रोमेटिड्स अभी तक एक ही सेंट्रोमियर के साथ अटैच है। फिर आ जाती है एनाफेज। एनाफेज में ये आपस में एक दूसरे से स्प्लिट होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। जब ये अलग होंगे तो फिर इन दोनों के पास एक अपना अपना सेंट्रोमियर आ जाएगा, फिर ये कहलाएंगे दो क्रोमोसोम। एनाफेज में जाके इस कंडीशन में ये दो क्रोमोसोम बनते हैं क्योंकि दोनों के पास एक अलग अपना सेंट्रोमियर आ जाता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज क्रोमेटिन मटेरियल, व्हाट इज क्रोमोसोम्स एंड व्हाट इज क्रोमेटिन। लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या देखा अभी तक। याद रखिएगा नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, जितने सेंट्रोमियर होंगे वही हमें बताएंगे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं। सो नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। जितने नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स होंगे उसी से हमें पता चलेगा कि डीएनए मॉलिक्यूल्स की अमाउंट कितनी है। यहाँ पर देखें सिंगल क्रोमोसोम्स है। नंबर ऑफ सेंट्रोमियर की बात कर लेते हैं पहले। नंबर ऑफ सेंट्रोमियर कितना है? एक। ठीक है। फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना है? सेंट्रोमियर एक है तो क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होगा? एक। नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स कितने हैं? सिंगल स्टैंड कितना है? एक है ना। यहाँ पर देखिए बिल्कुल एक स्टैंड नजर आ रहा है। नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कितना है? एक ही है। क्रोमोसोम एक है। यहाँ पर मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए सेंट्रोमियर एक है तो क्रोमोसोम भी कितना हुआ? एक हुआ। और एक ही स्टैंड है तो क्रोमेटिड भी कितना हुआ? एक ही हुआ। और डीएनए अमाउंट कितनी है? लिमिटेड है, यानी कि एक ही है। उसके बाद चलते हैं दूसरी तरफ। जब एस फेस आ गया, एस फेस में रेप्लिकेशन हुई। रेप्लिकेशन के बाद एस फेस, G2 फेस, प्रो फेस, मेटा फेस, इन सब में नंबर ऑफ सेंट्रोमियर कितने हैं? एक ही है। नंबर ऑफ सेंट्रोमियर कितना है? एक है। तो नंबर ऑफ सेंट्रोमियर एक हुआ तो क्रोमोसोम्स कितना हुआ? एक। लेकिन नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स कितने हैं? क्रोमेटिड्स की अमाउंट जो है वो डबल हो गई। ठीक है। तो अमाउंट ऑफ जो डीएनए है वो भी कितनी हो जाएगी? वो भी डबल हो जाएगी। इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये जो दो हैं, ये दो क्रोमेटिड्स हैं, इनका आपस में ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड जो कि एक ही सेंट्रोमियर के साथ अटैच है, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है? इनका आपस में रिलेशनशिप है सिस्टर क्रोमेटिड्स का। जिस तरह दो बहनें होती हैं वो एक ही फैमिली के साथ आपस में ज्वाइन होती हैं, तो यहाँ पर भी दोनों क्रोमेटिड्स हैं, ये एक ही सेंट्रोमियर से आपस में ज्वाइन है, तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? सिस्टर क्रोमेटिड। एक ये वाला क्रोमेटिड, एक ये वाला क्रोमेटिड। लेकिन क्रोमोसोम्स का नंबर कितना है? क्रोमोसोम का नंबर एक ही है। क्रोमेटिड की अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर गई है, डीएनए कंटेंट भी इंक्रीज कर गया, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक ही है क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ सेंट्रोमियर जो है वो एक ही है। आई होप कि ये जो आपकी कंफ्यूजन है वो क्लियर होगी। इसके अलावा कोई भी आपकी एम्बिग्यूटी हो, कोई भी क्यूरी हो
तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स। अगर लेक्चर आपके लिए यूज़फुल है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।